नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। तो आज अपने पर्यावरण अध्ययन की क्लास नंबर 43 है और आज का टॉपिक है जल के गुण और जल के स्रोत। तो पिछले अध्याय में अपने जल के बारे में कुछ पढ़ाई है और आज इस जल के गुण के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जल के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा कर रही है इसके पहले अध्याय में जल से संबंधित। तो आज फिर से जल के गुण और स्रोतों के बारे में चर्चा होगी और जल पद्धतियां हैं, जल संरक्षण है, उनके बारे में चर्चा होगी। ठीक है जी, लो करते हैं शुरुआत। जल के गुण, जल के गुण व जल के स्रोत, ये आज का चैप्टर है। जल देखो रंगीन व पारदर्शक होता है। जल में कोई रंग होता है नहीं, रंगहीन होता है। ठीक है, और पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शक होता है। जल पारदर्शी होता है ना, जल के आर पार देख सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, गंदा हो तो वो अलग बात है, बाकी जल में आर पार देख सकते हैं। शुद्ध जल उष्मा और विद्युत का कुचालक लिख दिया है, कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। कितना? शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। हाँ, ये एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तरल, ठोस व गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल क्या है? तरल अवस्था में भी पाया जाता है और ठोस अवस्था में बर्फ बनता है ना, ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में भाप बन के उठता वो हो जाएगा गैसीय अवस्था में। तो ये देखो तरल में तो है ही है, तरल तो जल होता ही है। इसके अलावा जम जाता तो ठोस हो जाता है और अगर ज्यादा गर्म करोगे तो गैस बन के उड़ जाएगा। तो ये होता है क्या? जल, यानी तीनों अवस्था में जल पाया जाता है। देखो आगे, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस व गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पे विशेष ध्यान देना, जल का क्वथनांक और गलनांक। अन्य तरल पदार्थों की तुलना में पानी में उच्च विशिष्ट उष्मीय चालकता, पृष्ठ तनाव, ध्रुवीय आघूर्ण आदि होते हैं। इसमें देखो वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा होती है। वाष्पीकरण की उष्मा भी उसमें होती है। किसमें? जल में। जल वाष्प बनता है। हाँ, फिर देखो जो शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में मदद करती है। पानी अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, यानी उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो अगर आपके सवाल आ जाए या यहां सीधा आएगा जल के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, कि जल उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, या फिर जल में क्या है? वाष्पीकरण की उच्च उष्मा होती है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार के सवाल, मतलब कथन में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इनके संबंध में ये सीधा सीधा सवाल बन सकते हैं। ठीक है, ये जल के गुण, ये क्या है? जल के गुण। अब देखो जल के प्रमुख स्रोत, जल के स्रोत कौन कौन से? जल स्रोतों में नदी है, नदियां हैं, नदियों में जल होता, नदियों में होता जल। इसके अलावा देखो तालाब है, क्या है? तालाब है, कुआं है, हेडपंप है, नहरें हैं, बांध है। इनके अलावा बावड़ियां हैं, बावड़ियां भी जल संसाधन के लिए। तो ये क्या है? जल, ये जल के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें जल मिलता है अपन को, इनसे क्या है? हाँ, हो गया। जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? नदी, तालाब, कुआं, हेडपंप, नहरें, बांध। भूमिगत भी होता है, लेकिन वही क्या है? भूमिगत जल भी होता है। ठीक है, अब देखो, हाँ, नदियां। अब पहला है नदियां। इसमें देखो नदियां क्या है? प्रवाह प्रणाली के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? प्रवाह अपवाह प्रणाली 3 प्रकार के होते हैं ना। हाँ, कौन सी है? पहली है अरब सागरीय अपवाह प्रणाली। वे नदियां जो अपना जल कहां से? अरावली जो पहाड़ियां हैं उनके पश्चिम दिशा से, कोई पूर्व दिशा से भी आती, लेकिन पश्चिम दिशा से निकलकर कहां पर जल ले जाती है? अपना जल अरब सागर में ले जाती है। कहां ले जाती है?
अरब सागर में ले जाती है वो है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। इसमें देखो लूणी नदी अफवाह तंत्र, लूणी नदी व उनकी सभी सहायक नदियां, लूणी नदी व उनकी सभी सहायक नदियां इस अफवाह तंत्र में आती हैं। और साबरमती व इनकी सहायक नदियां, माही व इनकी सहायक नदियां, और पश्चिम बनास, पश्चिम बनास है ना सिरोही, सिरोही से निकलती। और ये कुल अफवाह तंत्र का कितना 16% है। कितना 16%। कुल अफवाह तंत्र का 16% भाग अरब सागरीय अफवाह प्रणाली का है। कितना 16%। फिर आती है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। ये नदियां अरावली के पूर्व दिशा से निकलकर अपना जल कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। और ये नदियां कौन कौन सी है? चंबल व उनकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? चंबल व उनकी सहायक नदियां, बनास व उनकी सहायक नदियां, बनास व उनकी सहायक नदियां, पार्वती व उनकी सहायक नदियां, फिर है बाणगंगा व उनकी सहायक नदियां, बेड़च, बेड़च है ना बनास की सहायक नदी, काली सिंध। ये है अपनी नदियां जो कि अपना जल कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में आता है। ये कुल अफवाह तंत्र का कितना 24% भाग है। कितना? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र कुल अफवाह तंत्र का 24% भाग। हाँ, फिर है आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र यानी वे नदियां जो अपना जल समुद्र तक नहीं ले जाती है, बीच में ही विलुप्त हो जाती। वे नदियां जो अपना जल समुद्र तक न ले जाकर बीच में ही विलुप्त हो जाती है, वे नदियां क्या कौन सी होती हैं? आंतरिक अफवाह की। और आंतरिक अफवाह में देखो कौन सी आती है? गग्गर, कांतली नदी, रूपनगढ़, मेहता, साबी, रूपारेल, ये जो नदियां हैं ये कौन सी है? आंतरिक अफवाह की। और आंतरिक अफवाह है वो राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो कि कुल अफवाह तंत्र का 60%, कितना 60% भाग है। कुल अफवाह का 60% भाग आंतरिक अफवाह तंत्र है। बढ़े आगे। हाँ चल, अब देखो नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से जो मुख्य मुख्य सवाल बनने लायक है वो नदियां फैक्ट के माध्यम से दे रखी है, वहीं से अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ फैक्ट के माध्यम से आएगी और वहीं से सवाल बनते हैं, वहीं से आपके सवाल बन रहे, वहीं से अपन पढ़ते। चल ये देखो चंबल नदी, इसका बहुत सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल चंबल नदी के बनते हैं, तो अपन आज पढ़ लेते हैं चंबल नदी। कौन सी? चंबल। उद्गम जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश। कहां है? एमपी लिखा ना, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी से ये नदी निकलती। कौन सी? चंबल नदी। इसका उपनाम देखो, इसके चरमनवती नदी है, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, और नित्यवाही नदी भी इसको कहा जाता है। ये नित्यवाही, ये हमेशा चलने वाली नदी। हाँ, चंबल नदी राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहा? राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? अगर यह सवाल आ जाए तो वो है 84गढ़ चित्तौड़। ठीक है, हाँ राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन वाली नदी है ये। हाँ, चंबल का अफवाह क्षेत्र वृक्षाकार है। ये यहां ऐसे सवाल बन जाते हैं। चंबल का अफवाह क्षेत्र कैसा है? वृक्षाकार अफवाह क्षेत्र है। फिर देखो राजस्थान में मध्य प्रदेश के मध्य अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य ये क्या अंतरराज्यीय सीमा बनाती है? ये है ना अपने क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। अरे ये वाला क्षेत्र, यहां पे क्या है? ये राजस्थान में एमपी की सीमा बनाती है। ठीक है, हाँ। फिर देखो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए। कितने? 3 बांध 100 किलोमीटर के दायरे में बने हुए। वो 3 बांध कौन कौन से है? चंबल नदी पर राजस्थान में राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़ में। कौन सा? राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, जवाहर सागर कोटा में, और कोटा बैराज बांध ये कोटा में ही है। ये 3 बांध राजस्थान में बना हुआ। चौथा है गांधी सागर, वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चौथा बांध कौन सा है? गांधी सागर है, वो मध्य प्रदेश में। फिर देखो प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर, ये है इनका प्रवाह क्षेत्र। सहायक नदियां बनास, बामणी, परवन, आलनिया, कुराल, मेज, पार्वती, सीप और कालीसिंध, ये इनकी
चंबल की सहायक नदियां हैं। और उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज, इटावा जो कस्बा है, इटावा जो जिला है, उसके मुरादगंज के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये है अपने चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी होगी, ठीक है। चंबल नदी से संबंधित जो भी सवाल आ रहे हैं वो यहां से आपको मिल जाएंगे। अगर चंबल परियोजना है वो अलग है, उसमें 4 बांध है, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे क्योंकि वो जल संरक्षण के अंतर्गत आती हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। हो गई चंबल। हाँ, अब है लूणी नदी। दूसरी नदी कौन सी है? लूणी नदी। हाँ, इसका उद्गम कहां होता है? नागपाड़ अजमेर से। नागपाड़ अजमेर से होता है। नागपाड़ देखो, अजमेर में सागरमती नदी व पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलकर अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती है, तो इसका नाम लूणी नदी होता है। क्या है? एक अजमेर के नागपाड़ से निकलती कौन सी? सागरमती नदी। दूसरी आती है कहां से? पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी। ये दोनों नदियां अजमेर के गोविंदगढ़ के आसपास मिलती हैं, उसके बाद इसका नाम लूणी नदी हो जाता है। कहा? गोविंदगढ़ के बाद ये नदी लूणी नदी कहलाती है, ठीक है। 2 नदियां आती हैं, सरस्वती नाला है वहां से। उपनाम मरुस्थल की गंगा, आदि खारी व आदि मिट्टी। मिट्टी मीठी, ठीक है। आदि खारी व आदि मीठी। आदि खारी आदि मीठी नदी कहलाती है। देखो, इनका जल बालोतरा से पहला मीठा होता है और बालोतरा के बाद इसका जल है वो खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को आदि मीठी व आदि खारी नदी कहा जाता है। कालिदास ने इस नदी को क्या कहा? अंत्य सलीला। क्या कहा? अंत्य सलीला। अगर पूछे लूणी नदी को अंत्य सलीला किसने कहा, तो वो थे आपने कालिदास। कौन थे? कालिदास जी। हाँ, सांचौर जो कि अब जालौर में है, सांचौर में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। ऐसे नहीं कि सांचौर अब गलत है, सांचौर तो वही है भाई, सांचौर तो वही है, सांचौर क्षेत्र है, वहां पर इसको रेल या नाड़ा कहा जाता है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र देखो, अजमेर, अजमेर के बाद में नागौर जाएगी, नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, बालोतरा के बाद बाड़मेर और फिर सांचौर की जगह आपने कर दियो जालोर। क्या करना है? जालोर, ठीक है। ये है आपने जिले। कितने? 8 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 जिले, इनसे ये गुजरती। हाँ, फिर देखो सहायक नदियां। सहायक नदियां जोजरी, बांडी, सुकड़ी, खारी, सागी, मीठड़ी, गुइया और जवई नदी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। जोजड़ी नदी लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, बाकी सभी नदियां बाईं ओर से मिलती है। जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी नदी के बाईं और दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। और ये निकलती कहां से? जोजड़ी नदी पुंडलू गांव नागौर से, पुंडलू नागौर से ये नदी निकलती है। पुंडलू गांव नागौर से जोजड़ी नदी निकलती है। लूणी नदी पर बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध बना हुआ, इसे पिचियाक बांध भी कहा जाता है। जसवंत सागर बांध जो कि लूणी नदी पर कहां पर बना हुआ? बिलाड़ा। बिलाड़ा आई माता है जिसका फैक्ट भी मिल चुका है, आई माता जी का फैक्ट भी दिया है। तो लूणी नदी पर बिलाड़ा में कौन सा बांध बना हुआ है? जसवंत सागर बांध बना हुआ। अगर अन्य नाम पूछे तो अन्य नाम इसको पिचियाक कहा जाता है, पिचियाक में ही है, ठीक है, इसीलिए जी। बढ़े आगे। हाँ, फिर है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। माही नदी का उद्गम देखो, महद झील अमरोरू की पहाड़ियां, एमपी। कहां से होता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होता है। उपनाम देखो, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और बांगड़ की गंगा। क्या है? बांगड़ की गंगा। ये नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और एक स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड की, वो भी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है,
ठीक है, इसलिए इसको दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। लंबाई इसकी देखो, माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, राजस्थान में सिर्फ 171 किलोमीटर है। राजस्थान में क्या है, 171 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, हाँ, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ये 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, यानी बहाव क्षेत्र है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये अभी बता दिया। राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। राजस्थान में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान। हाँ, सुजलाम सुफलाम, क्रांति का संबंध माही नदी से, इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे सवाल बन जाते हैं। सुजलाम सुफलाम नदी, क्रांति का संबंध किस नदी से है, माही नदी से। राजस्थान में माही नदी का प्रवेश बांसवाड़ा के खांडू गांव से होता है। कहां से होता है, बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव से राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव के समीप इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। कहां पर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ। कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध। बेनेश्वर डूंगरपुर में इस नदी पर त्रिवेणी संगम है, जहां सोम, माही, जाकम नदियां मिलती हैं। कहां पर, बेनेश्वर में त्रिवेणी संगम है, जहां पर सोम, माही और जाखम नदी, ये तीनों ही नदियां मिलती हैं। ठीक है, कहां पर, बेनेश्वर डूंगरपुर में। फिर देखो, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट व दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख तीर्थ स्थल इसी नदी के किनारे है। कौन सा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल गलियाकोट। कौन सा, गलियाकोट, या रमकड़ा उद्योग हेतु प्रसिद्ध गलियाकोट इसी नदी यानी माही नदी के किनारे स्थित है। माही नदी पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बना हुआ। किस पर, माही नदी पर कागदी पिकअप बांध जो कि बांसवाड़ा में बना हुआ। ऐसे सवाल आते हैं और आए भी है, बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध। ये फैक्ट से सवाल बहुत तगड़े तगड़े बनते हैं, इसलिए है ना, ज्यादा जोर देवर काम नहीं, फैक्ट पढ़ो, उसमें आपका काम हो जाए। ठीक है, हाँ, देखो अब जलप्रपात, ये भी इसी में आता है, ये भी जल जो पद्धतियां हैं उसी में आता है। ठीक है, जलप्रपात नदियों के ऊपर ही बना। पहला चूल्हे जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, चंबल नदी पर। किस नदी पर, चंबल। भीमलत जलप्रपात बूंदी में, मांगली नदी पर। किस नदी पर, मांगली। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में, मैनाल नदी पर। दमोह जलप्रपात बाड़ी धौलपुर में। दीर जलप्रपात भरतपुर में, कुकुंद नदी के ऊपर। अरना झरना जलप्रपात जो कि जोधपुर ग्रामीण जोधपुर में है, ये क्या है, शुष्क जलप्रपात है। ये क्या, शुष्क जलप्रपात। फिर देखो भीलबेरी झरना, भीलबेरी झरना ये पाली में है, पाली में है, ये पढ़ाया भीलबेरी झरना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। ठीक, ओके, ये लो स्क्रीनशॉट का काम है। देखो अपने नदियों के बारे में मैंने कहा शॉर्ट में पढ़ लेंगे, नदियां हो गई शॉर्ट में। अब आ गई झीलें। अब झीलों में क्या है, किसने निर्माण करवाया और ये झील कहां पर है। ठीक है, और झीलों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, आपको पता ही है, उदयपुर में। कहां होती है, उदयपुर में। तो देख लो झीलें व उनके निर्माता। तो देखो जयसमंद झील है कहां पर, सलूम्बर में, महाराणा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, उदय सागर झील उदयपुर में, महाराणा उदय सिंह ने। फतेह सागर झील ये अभी भी उदयपुर में, महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। फोय सागर झील अजमेर में, फोय सागर झील अजमेर में, जिसका हाल ही में नाम वरुण सागर किया था। कौन सा नाम, वरुण सागर। कहां पर है ये, अजमेर में। इंजीनियर फोय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसने करवाया, इंजीनियर फोय ने इसका निर्माण करवाया था, अंग्रेज था। राजसमंद झील, राजसमंद में महाराणा राज सिंह ने। स्वरूप सागर झील ये राजसमंद में, महाराणा राज सिंह ने करवाया। कायलाना झील जोधपुर में, सर प्रताप सिंह ने। बालसमंद झील ये भी जोधपुर में, राव बालक सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये दोनों झीलें जोधपुर में। कौन कौन सी, कायलाना व बालसमंद। कोलाया झील बीकानेर में, इसका निर्माण राव राज सिंह ने करवाया। कोलाय झील बीकानेर है, कोलाइट में, कोलाइट है ना, कोलाइट बीकानेर। ठीक है, हाँ, जहां कपिल मुनि ने तप से। गजनेर झील ये भी बीकानेर में है, महाराजा गज सिंह ने
निर्माण करवाया था। किसने करवाया? गजय सिंह ने। आगे देखो, भोपाल सागर झील चित्तौड़ में भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। गेप सागर झील ये डूंगरपुर में है, राव डूंगर सिंह ने इस गेप सागर झील का निर्माण करवाया। नवलखा झील ये बूंदी में है, राव सुरजन सिंह ने इसका निर्माण करवाया। सिलीसेड अलवर में है, महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। किसने? महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। बजाज सागर झील ये बांसवाड़ा में प्रताप सिंह ने करवाया। मोती झील भरतपुर में रावल मोती सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर नवलखा बावड़ी ये बावड़ी में आ जाती है, इसका निर्माण प्रिमल दे ने करवाया था। किसने? प्रिमल दे। ठीक है, हाँ जी, ये थी झीलें। अब आगे बढ़ो। अब देखो, नदियां होगी, नदियों के बाद झीलें, अब झीलों के बाद नहरें। क्या बची है? नहरें। ठीक है, फिर आते हैं अपन परंपरागत जल पद्धति पर। ठीक है, हाँ, ये आ गई अपने नहरें। पहली है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका मूल नाम था राजस्थान नहर। मूल नाम क्या था? राजस्थान नहर। हाँ, उपनाम क्या है? राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा। उद्गम कहां से होता है? हरिके बैराज बांध सतलज व्यास के संगम पर, फिरोजपुर पंजाब से। कहां से होता? फिरोजपुर पंजाब से हरिके बैराज बांध से। ठीक है, जो कि सतलज और व्यास के संगम पर। हाँ, फिर देखो, उद्घाटन या शुरू किसने किया? 11 अक्टूबर 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस समय क्या थे? उपराष्ट्रपति। उस समय उपराष्ट्रपति थे भारत के, द्वारा नोरंग देसर वित्रिका जो कि हनुमानगढ़ में है, उसमें पानी छोड़कर इसका शुभारंभ किया। किसमें? नोरंग देसर वित्रिका जो हनुमानगढ़ में है, उसमें पानी छोड़कर किया था। और नाम परिवर्तन कब किया? राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कब किया? 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर के स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम रखा। कब? 2 नवंबर 1984। ठीक है, हाँ, राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? खाराखेड़ा टीबी हनुमानगढ़ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। योजनाकार थे कंवर सेन। योजनाकार कौन थे? कंवर सेन। इस नहर की आधारशिला किसने रखी? 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत ने इस नहर की आधारशिला रखी थी। ठीक है, हाँ, फिर देखो, नहर का निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ। नहर का निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण राजस्थान फीडर, लंबाई 204 किलोमीटर, राजस्थान में 35 किलोमीटर। ठीक है, हरिके बैराज से मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक। कहां तक? मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक। इस चरण में सूरतगढ़, अनूपगढ़ व पुंगल शाखाओं का निर्माण कंवर सेन लिफ्ट नहर का निर्माण क्या? देखो, 3 शाखाएं कौन कौन सी? सूरतगढ़, अनूपगढ़ व पुंगल, ये 3 तो शाखाओं का निर्माण हुआ। और एक लिफ्ट नहर थी, वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर, इसका निर्माण हुआ। और निर्माण पूर्ण कब हुआ? 1992 ईस्वी। ये है प्रथम। और दूसरे में देखो, आपको पता ना 7 लिफ्ट नहरें थी। 7 लिफ्ट नहरें, उसमें से पहली कंवर सेन लिफ्ट नहर, पहला चरण उसमें हो गए। द्वितीय चरण मसीतावली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। कहां तक? मोहनगढ़ जैसलमेर तक। लंबाई है 445 किलोमीटर, 165 किलोमीटर बढ़ाकर नहर का अंतिम छोर गडरा रोड तक किया। यानी अब कितनी? अब गडरा रोड तक इसकी एक शाखा भेज दी, वित्रिका भेजी। इस चरण में 6 शाखाएं व 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है वो 649 किलोमीटर है, राजस्थान में 480 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। नर्मदा नहर परियोजना, ये सिंचाई और पेयजल के लिए काम में ली जाती है। तो देखो, आपने जल पद्धति में पढ़नी ही पड़ेगी। जल पद्धति में नहर के रूप में अपन को पढ़ना ही है। नहर के रूप में पढ़ना ही है। जल का स्रोत है, नहर है क्या है? जल का एक स्रोत है। तो इसमें नहरें कौन कौन सी, इसके बारे में पढ़े तो अपन क्या है, मुख्य मुख्य जो नहरें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ।
ये देखो, ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ये यहां से सवाल बनता, यहां से ऐसे सवाल बनते कि ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में गुजरात है, इसमें राजस्थान भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, मध्य प्रदेश, ये इन सभी राज्यों की यानी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हाँ, इस परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया बात कही, एकदम फूटी फटाक। क्या है? मारवाड़ की भागीरथी के नाम से किसको जाना जाता है? नर्मदा नहर परियोजना को। इसकी कुल लंबाई 532 किलोमीटर, गुजरात में 458, राजस्थान में 74 किलोमीटर। कितनी? 74 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी 74 किलोमीटर सिर्फ लंबाई। हाँ, राजस्थान के 2 जिलों, 2 में अब सांचौर की जगह जालौर करती हूं। क्या करना? जालौर। जालौर 65 किलोमीटर व बाड़मेर में 9 किलोमीटर इस नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। कहां से? बाड़मेर और जालौर। हाँ, नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF मतलब मिलियन एकड़ फीट, ये इस पानी का उपयोग राजस्थान करता है। कितना? 0.50 MAF। ये सवाल बढ़ने लायक है, ऐसे सवाल बढ़ने लायक। हालांकि फैक्ट में जो दे रखे वो सारे सवाल बढ़ने लायक, जो फैक्ट दे रखा उसमें सारे सवाल बढ़ने लायक ही है। फिर देखो, राज्य की पहली सिंचाई परियोजना जो फव्वारा सिंचाई पद्धति यानी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर आधारित है। किस पर? स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर आधारित राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? वह नर्मदा नहर परियोजना। हाँ, इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में, कहां पर है? गुजरात में, वहां से पानी लाया गया। पानी कहां से लाया गया? सरदार सरोवर बांध गुजरात से। 27 मार्च 2008 को सीलू गांव सांचौर से इस परियोजना के तहत राजस्थान में पहली बार पानी लाया गया। 2008 में पहली बार पानी छोड़ा गया। इनकी लिफ्ट नहरें देखो, सांचौर लिफ्ट, वादरेड़ा और पानोरिया, ये लिफ्ट नहरें, इसकी लिफ्ट नहरें भी है। ठीक है, तो ये थी आपने नर्मदा नहर। कौन सी नहर? नर्मदा नहर, जो कि 2 जिलों में बहती है, 2 जिलों में पेयजल की सुविधा देती। बढ़े आगे। हाँ जी, फिर है गंग नहर। कौन सी नहर? गंग नहर परियोजना। उपनाम क्या है? राजस्थान का भागीरथ बीकानेर नहर, बीकानेर नहर भी कहा जाता है। हाँ, आधारशिला किसने रखी? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा 5 सितंबर 1921 को। 5 सितंबर को, और क्या है? शिक्षक दिवस की। 5 सितंबर की बात करें तो इस दिन क्या है? शिक्षक दिवस। क्या है? शिक्षक दिवस। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन करता थे वायसराय लॉर्ड इरविन। 26 अक्टूबर 1927 को उद्घाटन किया था। यह राज्य की पहली सिंचाई परियोजना है, यानी सब देखो, पहली सिंचाई परियोजना। उद्गम फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान से। किस नदी से? सतलज नदी से इसका उद्गम होता है। किस नदी से? सतलज। देख लो, महाराजा गंगा सिंह ऐसी ऐसी नदियां, नहरें लेकर आ गए थे। राजस्थान में प्रवेश कहां से? उससे संका गांव श्री गंगानगर से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। समापन होता है शिवपुरी हेड अनूपगढ़, जो कि गंगानगर में, अनूपगढ़ जिला नहीं, अनूपगढ़ में। कुल लंबाई 129 किलोमीटर, पंजाब में 112 किलोमीटर, राजस्थान में 17 किलोमीटर लंबी। ठीक है, 4 शाखाएं, करणी जी, लालगढ़, समीजा व लक्ष्मी नारायण जी, ये 4 इनकी शाखाएं। क्या है? 4 इनकी शाखाएं है। ठीक है, सर्वाधिक लाभान्वित जिला श्री गंगानगर। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा हो गया? श्री गंगानगर। तो ये है आपने क्या? गंग नहर परियोजना। तो नहरों से संबंधित जो सवाल बनने लायक है वो इन 3 जो नहरें हैं, मुख्य मुख्य नहरें, इनमें से बनने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब भाई चंबल परियोजना, अब अपन जो टॉपिक कर रहे हैं ये आता जल संरक्षण के अंतर्गत, जल संरक्षण व प्रबंधन के अंतर्गत। और जल संरक्षण व प्रबंधन के लिए इन्होंने क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की, और ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत ये शामिल होती है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं शामिल होती हैं। ठीक है, हाँ, पहली है तो चंबल परियोजना, किस नदी पर है, चंबल नदी पर। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 50% है, 50-50 है। कितनी? 50-50 है। ठीक है, चंबल नदी पर तीन चरणों में 4 बांधों का निर्माण। कितने? 4 बांधों का निर्माण। प्रथम चरण में गांधी सागर व कोटा बैराज। गांधी सागर जो कि मंदसौर में है। कहां पर? मंदसौर कहां पर है? एमपी में। कहां है ये? एमपी में। मंदसौर एमपी में है, वहां पर गांधी सागर बांध का निर्माण करवाया। फिर दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध। ये 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण इस परियोजना के तहत करवाया गया। हाँ, आगे देखो, चंबल घाटी परियोजना से जल विद्युत उत्पादन, कुल उत्पादन होता 386, राजस्थान में 193, मध्य प्रदेश में 193, यानी 50-50% होता था। कितना? 50-50%, 193, 193। हाँ, फिर देखो ये 4 बांध, ये 4 आपने बांध कौन कौन से? गांधी सागर बांध निर्माण 1959 में, उद्घाटन 1960 में नेहरू जी द्वारा। स्थिति रामपुरा बानपुरा मंदसौर एमपी में है। विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट, जो कि 23x5 यूनिट, 23 की 5 यूनिटें हैं, 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती हैं। ठीक है, कौन सा? गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर एमपी में है। फिर आता है कोटा बैराज बांध, निर्माण 1960 में, निर्माण 1960 में, उद्घाटन 1960 में, 20 नवंबर 1960 को नेहरू जी द्वारा। विद्युत उत्पादन नहीं होता, कोटा बैराज से विद्युत उत्पादन नहीं होता है। इस बांध के पास कोटा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया। ये चंबल का सिंचाई बांध कहलाता। चंबल का सिंचाई बांध कोटा बैराज बांध। चंबल का सिंचाई बांध कौन सा कहलाता है? कोटा बैराज बांध। फिर आता राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, निर्माण 1970 में करवाया था दूसरे चरण के तहत, और ये चित्तौड़गढ़ में है। विद्युत उत्पादन 172 मेगावाट, 43 की 4 यूनिटें, 43 की 4 यूनिटें है। ये राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। 113 वर्ग किलोमीटर तक भराव क्षमता है। किसकी? राणा प्रताप सागर बांध की। रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह जलापूर्ति को मतलब रावत बाटा जो कि परमाणु विद्युत गृह है, इसको जलापूर्ति राणा प्रताप सागर बांध से होती है। कहां से होती है? राणा प्रताप सागर बांध से होती है। फिर आता है जवाहर सागर बांध, ये भी कोटा में है। निर्माण 1972 में हुआ। स्थित कहां है? कोटा में। विद्युत उत्पादन 99 मेगावाट, 33 की 3 यूनिटें, 33 इंटू 3, 33 यूनिट की मेगावाट की 3 यूनिटें हैं। ये पिकअप बांध किसका? चंबल का पिकअप बांध। ठीक है, चंबल नदी का पिकअप बांध, जवाहर सागर बांध। ओके, आगे है माही बजाज सागर बांध। आज तो फैक्ट पे फैक्ट आ रहा है। माही बजाज सागर बांध है कहां पर? देखो, माही नदी पर निर्मित परियोजना है। ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा 45%, गुजरात का हिस्सा 55%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से बनती है। और ये एक एग्जाम हुआ था, कौन सा? सीईटी का हुआ शायद, उसमें इस फैक्ट से बार बार सवाल पूछे, बार बार सवाल आए थे। यानी ये 2-3 फैक्ट बताए ना परियोजना वाले, बहुत सारे सवाल बनते हैं। हाँ, माही बजाज सागर परियोजना से प्राप्त कुल विद्युत 100% राजस्थान उपयोग में, राजस्थान द्वारा काम में ली जाती है। ये ऐसे सवाल बनते हैं। अगर कथन निष्कर्ष में पूछ लिया जाए कि माही बजाज सागर बांध से प्राप्त कुल विद्युत
क्षमता का 100% राजस्थान काम में लेती है, तो आप के गलत भी करना जाओ, बाकी ली जाती है। ठीक है, राजस्थान ही उपयोग करता है विद्युत का, ये गुजरात नहीं करता। ठीक है, हाँ। माई परियोजना से कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट। बांसवाड़ा के घाटोल व गनौड़ा में विद्युत ग्रह बने हुए हैं। ये परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर बांध परियोजना। राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला बांसवाड़ा। इस परियोजना के तहत 2 चरणों में 3 बांधों का निर्माण किया गया। 2 चरणों में 3 बांध। कितने? चरण 2 है, बांध 3 है, ध्यान रखना। चरण 2 बांध 3। प्रथम चरण माही बजाज सागर बांध है कहां पर? बांसवाड़ा में। ठीक है, द्वितीय चरण में कडाना बांध और कागदी पिकअप। कडाना बांध आपने गुजरात के अंदर है, कागदी पिकअप आपने कहां पर है? ये भी बांसवाड़ा के अंतर्गत है। हाँ देखो, माही बजाज सागर बांध निर्माण बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, निर्माण प्रारंभ 1972 में, निर्माण पूर्ण 1983 में हुआ। यह राज्य का सबसे लंबा बांध है। माही बजाज सागर बांध राज्य का सबसे लंबा बांध। नामकरण स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर। जमनालाल बजाज गुलाम नंबर 4 और गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनके नाम पर क्या माही बजाज सागर बांध नाम रखा गया। आगे कडाना बांध, ये गुजरात में है, रामपुरा गुजरात। इस बांध पर संपूर्ण लागत गुजरात की लगती तथा पूरा लाभ यानी 100% लाभ भी गुजरात को मिलता है। अब जब पैसे लगाने वालों को लाभ मिल रहा है, पैसे गुजरात नहीं लगे तो लाभ भी गुजरात को। फिर एक कागदी पिकअप बांध। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है। एक तो भिकाबाई सागवाड़ा नहर, दाई नहर जिसे कहा जाता है दाई और आनंदीपुर भूकिया नहर जो कि बाई नहर है। परियोजना निर्माण के लिए राजस्थान व गुजरात के मध्य समझौता 1966 में हुआ था। ये जो माही बजाज सागर बांध परियोजना है, इसके निर्माण के लिए राजस्थान व गुजरात के मध्य 1966 ईस्वी में समझौता हुआ। तब 1966 जी। हाँ, ये थे आपने परियोजनाएं, बांध, प्रमुख बांध परियोजनाएं जो कि जल संरक्षण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब देखो जल संरक्षण की ये भी है परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियां। परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां, ये भी फैक्ट दे रखा। अब फैक्ट में कुछ छोड़ा ही नहीं है भाई साहब, फैक्ट में कुछ छोड़ा ही नहीं है आपने। और अब फैक्ट प्रो मिल रहे हैं, वो भी आपको प्रो लेवल के ही मिल रहे हैं, बढ़िया मिल रहे हैं ना। उसके साथ साथ प्रश्न कैसे बन रहे वो भी मिल रहे हैं। ठीक है, मेहनत तो लगती है, बाकी आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं। हाँ तो देखो यहाँ खड़ीन क्या होता है? प्रवाहित जल, वर्षा जल को परंपरागत एनीकट के माध्यम से संरक्षित करना। अब जो जल बहता है उसको क्या करना? एनीकट बनाकर सुरक्षित करना, यानी उसको रोकना। यह है खड़ीन। ये कुलदेरा जो कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, ये यहां सवाल बनता, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं सदी में 500 से अधिक खड़ीन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? कुलदेरा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कुलदेरा क्षेत्र। फिर एक टांका, ये तो सबको पता है, ये घर घर में है, घर घर की कहानी है। मुख्यतः बाड़मेर व मारवाड़ जिलों में मिलते हैं। वर्षा जल संरक्षण के लिए निर्मित भूमिगत जलकुंड, इसका उपयोग पेयजल आपूर्ति में किया जाता है। भाई टांको छोटो ही दिया करे, 2 टैंकर 3 टैंकर को हो गए, ठीक है, बिमसिट पेयजल के लिए उपयोग में ला सके। यानी के थे सिंचाई के लिए उपयोग में, ना सिंचाई के लिए उपयोग में ले ही नहीं सकते। इतना ही पानी अगर सिंचाई करे तो कितनी सी, घर में सब्जी उगा सकते हैं। घर में क्या सब्जी उगा सकते हैं घर के आसपास, और तो कुछ होता नहीं। ठीक, फिर है नाडा नाडी। शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्के कुएं नाडा कहलाते हैं। यहाँ पे भी अपने तालाब या नाडी कहते हैं, नाडी तो कहते हैं। हाँ, मारवाड़ में भी नाडी कहते हैं। 1520 ईस्वी में राव जोधा जी ने सर्वप्रथम एक नाडी का निर्माण करवाया था। शेखावटी के छोटे तालाब नाडी कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता टोबा। क्या है टोबा? टोबा क्या है? वर्षा जल संरक्षण के लिए एक निर्मित जलकुंड। ये इस प्रकार का देखो जलकुंड, ये होता है टोबा।
इसका उपयोग पशुओं की पेयजल आपूर्ति के लिए करते हैं। जिस खेली गए थे ना आपने मारवाड़ी में खेली गया करे, जो पानी चलता है उसके आगे बना देते हैं तो पानी बंद होने के बाद भी उसमें सेव रहते हैं। ठीक है, वही है, शेखावटी क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं। कुई क्या होती हैं? कुई, इन्हें बेरी कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। छोटा कुआ, छोटा कुआ में तालाब के निकट कुई बनाने की परंपरा है जो 10-12 मीटर गहरी होती है, जिसमें तालाब का पानी रिस कर आता है। यानी एक तालाब होता, तालाब के पास छोटी कुई बना देते हैं जिससे क्या तालाब का पानी रिस कर वहां आ जाए और वो पीने लायक बन जाए। तालाब के आसपास तो होते हैं ना, तो क्या पानी तालाब का रिस कर उस कुएं में आ जाता है, जिससे क्या भूमिगत जल उनका मतलब कुएं में जल बढ़ जाता है। ठीक है, यही होती है कुई। फिर है जोहड़। मानसून के दौरान बनने वाले चूनेदार अध स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में जोड़ कहलाते हैं। ठीक है, ये जोड़ है वो शेखावटी में सबसे ज्यादा मिलता है। कहां पर? शेखावटी में सबसे ज्यादा मिलता है। ये देखो, ये जोड़ है, छोटे छोटे कुंड। ये मत देखना, ये हो गई आपने पूरी, मतलब फैक्ट की जो प्रथम वॉल्यूम है ये यहां था, तो फैक्ट भी पुराना है। ठीक है, हाँ, तो फैक्ट की अब दूसरी बुक भी, दूसरा वॉल्यूम भी आने वाला, तो उसका इंतजार कीजिए। अब खत्म हुआ इंतजार, अब उसका इंतजार कीजिए। हाँ, आगे देखो, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां क्या है? बावड़ियां ये आता है मानव निर्मित जो कलात्मक इकाई है उनमें। ठीक है, मानव निर्मित प्रमुख जल पद्धतियां हैं उसमें बावड़ियां आती हैं। तो देखो, पहली है चांद बावड़ी, है कहां पर? आबानेरी दौसा में। निर्माण निकुंज क्षत्रिय चंद ने करवाया था, जो कि कब करवाया? गुर्जर प्रतिहार काल में। कब करवाया था? गुर्जर प्रतिहार काल में इसका निर्माण करवाया था, गुर्जर प्रतिहार काल में। ठीक है, ये बावड़ी अपनी तिलिस्मी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही बात है, स्थापत्य कला देखो, ये है आपने चांद बावड़ी, ये आपने चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। ठीक है, जो कि आबानेरी दौसा में है, आबानेरी दौसा में। हाँ, ये भारत की सबसे गहरी व सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। इसे भूलभुले या भूतिया बावड़ी भी कहा जाता है। यह बावड़ी 13 मंजिला, बहुत बड़ी बावड़ी है। बावड़ी क्या होती है? बावड़ी में क्या है? ये आपने क्या है, क्या कहते हैं उसे, उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। हाँ, कुएं में सीढ़ियां नहीं होती, बावड़ी में सीढ़ियां होती। ठीक है, हाँ। फिर है रानी जी की बावड़ी, ये है बूंदी के मायने। ठीक है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी ने, अनिरुद्ध सिंह की रानी ने, रानी कौन सी है? नाथावती सोलंकी। कौन है? नाथावती सोलंकी ने 1699 में बनवाया था। किसको? रानी बावड़ी को, जो कि कहां पर है? बूंदी में ही है। निर्माण किसने करवाया? नाथावती ने। किसने करवाया? नाथावती रानी ने, जो कि राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, बावल बावड़ी। कौन सी बावली? बावल बावड़ी, ये भी बूंदी में है। इसका निर्माण महारावल बाऊ सिंह की पत्नी बावल देवी ने करवाया था। और ये बावड़ी अंग्रेजी के एल आकार में बनी हुई। किस आकार में? एल आकार में बनी हुई। ठीक है, अन्य बावड़ियां देख लो। पन्ना मीना की का कुंड आमेर में है। हाडी रानी की बावड़ी टोंक में है। तूर जी का जालरा, ये जोधपुर में। जालरा भी एक चीज होती है, जालरा भी होता है। ठीक है, ये भी इसमें ही पानी में ही आता है, मतलब जल संरक्षण पद्धति में ही आता है। तो एक है महिला बाग जालरा। कौन सा? महिला बाग जालरा, ये भी जोधपुर में। जालरा ये भी कहां है? जोधपुर। तूर जी का जालरा और महिला बाग जालरा, ये दोनों जोधपुर में। फिर है तापी बावड़ी, ये भी जोधपुर में है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में। अनारकली डिस्को चली, वही अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। खातन बावड़ी, खातान लिख लीजिए, ओके। खातन बावड़ी,
खातन बावड़ी ये चित्तौड़ में है। बाई जी की बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में। बनेड़ा कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है बनेड़ा, वहां पर है आपने बाई जी की बावड़ी। बाई जी किनके? भुवन। हाँ, बाई जी भुवन बाई की। मेड़तनी बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू में। हम यहाँ कह रहे मीरा मेड़तनी, मेड़ता तो नागौर के मायने, यहाँ ऐसे चुका देते हैं। मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू के अंतर्गत है, बाकी यूं मेड़तनी आप मीरा भाई ने कहा, और जो कि नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर। एक चट्टान बावड़ी ये है मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, जटे रावण को ससुराल तो, रावण को ससुराल माना जाता है। मंडोदरी जो रावण की पत्नी है उनके नाम पर ये मंडोर नाम रखा गया है। उपनाम क्या है? रावण की चंवरी। ये जो बावड़ी है इसका उपनाम रावण की चंवरी भी इसको कहा जाता है। रावण पनी जो चंवरी आठ मांडी, तो वो बावड़ी रावण की चंवरी। ठीक है, चमना बावड़ी ये भी शाहपुरा में है, और लवाण बावड़ी दौसा में। लवाण बावड़ी कहां पर है? दौसा के मायने। ठीक है, हाँ जी। ओ, तो इसी के साथ आज की क्लास आपने होगी है पूरी। ठीक है, तो आज की क्लास में जो फैक्ट के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिली है वो जरूर याद कर लेना, फैक्ट और अन्य माध्यम से। तो आज आपने जो इकाई थी जल वाली ये हो गई है पूरी। अब दो इकाई जो जीके के रूप में बची है, सौरमंडल वाली और पर्वतारोही, ये अपन बहुत जल्दी पूरी कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम नाम।